ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 19वीं कड़ी जल संरक्षण जागरूकता। जानते हो आज स्कूल में ना बिल्कुल मजा आ गया। चाय पी के मजा आ अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। थैंक यू। अरे क्या बात है अमायरा, आज रोहित बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ मम्मी, आज तो खुशी के मारे ये फूला नहीं समा रहा। लेकिन ये इतना खुश क्यों हो रहा है? रोहित जी, अरे हमें भी बता दो, हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। पापा आपको शायद याद ही होगा, क्या लास्ट वीक मैंने स्कूल में पेयजल पर एक प्रोजेक्ट सबमिट कराया था। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह, शाबाश रोहित बेटा। थैंक यू मामा। बधाई मेरे भाई। वैसे रोहित बेटा, इसका श्रेय तो तुम्हें वसीम अंकल को भी देना चाहिए। जी, जिन्होंने उस दिन जल प्रदर्शनी में तुम्हें बहुत अच्छे से बातें समझाई थी। पापा मैंने सबसे पहले ना उन्हें ही ये खबर सुनाई है। आखिर उनके बिना मेरा ये प्रोजेक्ट इतने अच्छे से थोड़ी बनता। बिल्कुल भाई, इस बात पर तो आज शाम को कुछ स्पेशल डिनर होना चाहिए। वाह। हाँ पापा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी स्वीट डिश आप ही बनाएंगे। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। वैसे क्यों नहीं आज शाम को खाने के लिए वसीम भाई साहब को भी बुला ले। काफी दिन हो गए उन्हें घर आए हुए। हाँ, अरे वाह, तब तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। कौन सा काम रोहित? दरअसल क्या है ना दी, आज हमारे स्कूल में एक नोटिस लगा था जिसमें लिखा था कि जिला स्तर पर पेयजल संरक्षण और स्वच्छता अभियान पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो तुम उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच रहे हो रोहित? बिल्कुल सही मामा। तभी ये वसीम अंकल के नाम से खुश हो गया। इसे बिना मेहनत के इस विषय पर काफी अच्छी जानकारियाँ उनसे मिल जाएंगी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। जानती हो, मैं लाइब्रेरी से इस विषय से संबंधित किताबें भी लाया हूँ, लेकिन वसीम अंकल का समझाने का जो अंदाज है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई, रोहित के लिए वसीम को तो बुलाना ही पड़ेगा। थैंक यू पापा। वैसे उसे भी बच्चों से बात करने का काफी शौक है जी। अभी फोन करके उसे बता देता हूँ कि शाम को डिनर यहीं मेरे यहाँ करे। यही ठीक रहेगा। वाह, मजा आएगा। लगता है वसीम भाई साहब आ गए। रुको, मैं देखता हूँ। ओहो, कैसे हो सोमेश? अरे बिल्कुल ठीक। आओ। बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। अमायरा, रोहित ठीक हो? हाँ अंकल, नमस्ते। नमस्ते। सोमेश, रोहित तो भाई काफी होशियार है। सुबह इसने फोन पर बताया कि इसका प्रोजेक्ट टॉप 10 में आ गया है। जी। अरे भाई, आजकल के बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। हाँ। वैसे रोहित इसका श्रेय तुम्हें दे रहा था। बिल्कुल अंकल। ओह। उस दिन आपने मुझे बहुत अच्छे से पेयजल की शुद्धता के बारे में समझाया था, जिसके आधार पर ही मैं अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बना पाया। थैंक यू सो मच अंकल। अरे बेटा रोहित, हमारा तो काम ही है सभी को जल से जुड़ी बातें बताना, और बच्चों पर तो हमारा विशेष ध्यान होता है, क्योंकि आने वाले समय में तुम लोगों के हाथों में ही तो देश का भविष्य होगा। वसीम अंकल, आज भी रोहित को आपसे काफी बातें जाननी है। वो जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रहा है। अरे वाह। जी अंकल, ये निबंध प्रतियोगिता जिला स्तर पर हो रही है। रोहित, बहुत अच्छा विषय है ये तो, सभी लोगों से जुड़ा हुआ। जी हाँ भाई साहब, हम औरतों के लिए तो दिन की शुरुआत सबसे पहले पानी भरने और सफाई करने से ही होती है। भाभी जी, हम तो शहरों में रह रहे हैं, जहाँ नल से सीधे पानी हमारे घरों तक आ जाता है। जी। लेकिन आज भी भारत के हजारों गांव ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या कहा अंकल, पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? इतना दूर? अच्छा हुआ मम्मी,
हम ऐसे किसी गांव में नहीं रह रहे। अमायरा, औरतें ही नहीं, तुम जैसी लड़कियों को भी दूर दूर से पानी लाना होता है। क्या पापा? और बेटा, अधिकतर गांवों में औरतों को दिन में 3 बार पानी लाना होता है। एक तो बहुत सवेरे, दूसरा सुबह का काम निपटाने के बाद, और तीसरी बार शाम को अंधेरा होने से पहले। 3 बार? अरे सुनो तो, कभी कभार तो ज्यादा बार भी जाना पड़ता है उन्हें। अच्छा अंकल, तब तो पानी लाने में ही काफी समय लग जाता होगा। कई स्थानों पर तो महिलाएं पानी लाने के लिए रोजाना औसतन 9 से 10 किलोमीटर चलती हैं। क्या? राजस्थान के जैसलमेर जैसे स्थानों पर तो अधिकतर महिलाओं का पूरा समय पानी लाने और खाना पकाने में ही बीतता है। जानते हो बच्चों, गांव में कितनी भयानक स्थिति है आज भी। वैसे गांव शहर की बात नहीं है, जहाँ भी पीने का पानी की कमी है वहाँ लोगों को काफी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा वसीम। वैसे तो हमारे देश में तमाम नदियां हैं, फिर भी करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। सुमेश, इस समस्या के लिए मुख्य तौर पर 2 कारण जिम्मेदार हैं। एक तो हमने जल का संरक्षण करने वाले हमारे परंपरागत स्रोतों और तकनीकों को भुला दिया, और दूसरा जल को बहुत अधिक प्रदूषित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब जी। हमारे देश में जल संचय सदियों से किया जाता रहा है। हर प्रदेश में अपनी विशेष संरचनाएं होती थीं। जम्मू में कुल्हस, हिमालय में कुल्ल, घरट और गूलें, उत्तराखंड में गुल्स, महाराष्ट्र में बैंधारा और पाटस, लद्दाख में जिगंस, नागालैंड में जाबो, तमिलनाडु में एरेस, राजस्थान में बावड़ी, जोहड़ और झालरा, गुजरात में विरदास, बिहार में अहिरपाइन, नर्मदा घाटी में हवेली आदि जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचनाएं थीं। यानी अंकल, हर क्षेत्र के हिसाब से जल संरक्षण के लिए अलग अलग तकनीकों का प्रयोग होता था। हाँ रोहित, समुद्र के बीच बसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शोपेन एवं जारवा आदिवासी बांस चीर कर उसका उपयोग जल संग्रह के लिए करते थे। सच में अंकल? हाँ बेटे, ओंगी आदिवासी छतों से गिरने वाले पानी को बर्तनों में एकत्र करते थे। अंकल, इसका मतलब उन लोगों को भी जल संरक्षण का महत्व पता है। हाँ बेटा, जल जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि सदियों से हर संस्कृति, हर क्षेत्र के लोगों ने जल संरक्षण की तकनीकें विकसित की। बिल्कुल ठीक मामा। बिल्कुल सही कहा वसुधा। बस हमने उन तकनीकों को भुला दिया। भौतिकवादी सोच ने हर चीज को केवल उपभोग की वस्तु माना, जिससे हमने जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का बस दोहन किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारी ऐसे ही सोच का परिणाम है कि जो जल कभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता था, आज वो दुर्लभ होता जा रहा है। जी अंकल। कहा जा रहा है कि यदि 20वीं सदी तेल की थी तो 21वीं सदी जल की रहेगी। हाँ भाई साहब, आए दिन तो न्यूज आती रहती है पानी को लेकर होने वाली खींचातानी की। हमारे देश में तो अक्सर कई राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे में विवाद होते रहे हैं। हाँ अंकल, ये तो बताइए कि जल संकट से निपटा कैसे जाए? बेटा, इसके लिए हमें जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण की विधियां, जो प्रचलित परंपरागत तकनीकें हैं, उनका सहारा लेना होगा। जी। इसके साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ऐसी तकनीकों में सुधार करना होगा जिससे हमें शुद्ध पेयजल मिल सके। यानी भाई साहब, हमें शुद्ध पेयजल तक हमारी पहुंच को आसान बनाना होगा, है ना? हाँ, यही नहीं, हमें पेयजल को स्वच्छ भी बनाए रखना होगा। जी पापा। और इन सब कामों को हम आसानी से तब कर पाएंगे जब सभी लोगों की जल के बारे में अच्छी समझ विकसित हो, यानी सभी लोग जल साक्षर हो जाएं। ये तो सही कहा अंकल। अरे वाह, जल साक्षर, वाकई रोचक नाम है ये तो। अच्छा रोहित, इसका अर्थ बताते हैं हम आपको। जी। इसका अर्थ यह है कि जल के प्रति समझ को विकसित करना, जल के महत्व, उसके संरक्षण, उसकी शुद्धता को बनाए रखने संबंधी बातों को समझकर उन पर अमल करना। अच्छा, वैसे जल का संबंध तो सीधे सीधे सफाई से भी है ना? हाँ भाई, तभी तो निबंध के विषय में पेयजल और सफाई दोनों को रखा हुआ है। बिल्कुल पापा। दोनों एक दूसरे से संबंधित विषय हैं। हाँ, हमारे देश में तो स्वच्छता अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ सदियों से साफ सफाई को बड़ा महत्व दिया जाता रहा है। हाँ। और जानते हो बच्चों, आज भी हर साल त्योहार के दौरान पूरे घर की सफाई की जाती है। हाँ मम्मी। वो कहते हैं ना कि साफ सुथरे घर में ही खुशियां वास करती हैं। इसीलिए तो स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है।
लेकिन इसका ये मतलब तो कभी भी नहीं है कि आप अपने घर का कचरा दूसरे के घर के सामने डाल दें। बिल्कुल नहीं रोहित, हमें अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, तभी तो हमारा पूरा परिवेश साफ सुथरा रहेगा, है ना? असल में हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में सफाई और पेयजल की शुद्धता पर जागरूकता का प्रचार कई सालों से किया जा रहा है और देश के कई इलाकों में इस दिशा में सफलता भी मिली है। अंकल, यदि सभी लोग प्रयास करेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही। हाँ, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण केरल राज्य का है। अंकल, इस राज्य में तो वैसे भी साक्षरता दर अच्छी है। हाँ रोहित, भारत के दक्षिण में स्थित ये राज्य कई मामलों में आगे है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इस राज्य में पेयजल की शुद्धता और स्वच्छता को लेकर लोग काफी जागरूक हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वसीम भाई साहब, तब तो दूसरे राज्यों को भी केरल की तरह जल संरक्षण के महत्व को समझना चाहिए। हाँ भाभी जी, वैसे तो केरल में औसत से 2.8 सेंटीमीटर अधिक बारिश होती है, लेकिन ये जनसंख्या के घनत्व में राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना है। केरल की लगभग 90% नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से होता है, लेकिन बारिश होने से 2 दिन के अंदर इनका पानी अरब सागर में मिल जाता है। ओहो, इस तरह तो काफी सारा पानी वेस्ट हो जाता होगा, नहीं अंकल? हाँ बेटा, केरल के शुद्ध जल का 40% बहकर व्यर्थ हो जाता है। वैसे तो इन नदियों में पानी कम ही होता है। इन सभी नदियों का कुल जल बहाव गोदावरी नदी का लगभग 1/3 है। तब तो यहाँ जल संरक्षण की बहुत जरूरत होती होगी। बिल्कुल अमायरा, बिल्कुल भाई, तभी तो लोगों ने जल के महत्व को समझा और संरक्षण के लिए, यानी जल के संरक्षण के लिए कई विशेष तरीके खोजे। जैसे बहुत सारे हैं, देखो, जैसे कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रदर्शनियां, मीडिया वर्कशॉप्स वगैरह का आयोजन किया गया। संरक्षण तकनीकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि लोग इस कार्य से जुड़ सकें। वसीम, कोर्ट ने केरल के किसी केस पर ही कहा था कि पानी सार्वजनिक संपत्ति है और पानी का दोहन और उसे प्रदूषित करना नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का हनन है। हाँ सोमेश, केरल में नई सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली किसी कंपनी द्वारा रोजाना 15 लाख लीटर जल का दोहन किया जा रहा था। हाँ, 15 लाख लीटर जल रोजाना, और जल को प्रदूषित भी किया जा रहा था। तो इस मामले में विरोध हुआ और उसी विरोध के मद्देनजर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। बिल्कुल। पर अंकल, इतना सारा पानी लाती कहाँ से होगी कंपनी? बेटा, कंपनी ने भूजल का भरपूर दोहन किया और इसी दोहन के कारण उस क्षेत्र में जल स्तर 150 फीट से 500 फीट नीचे चला गया। 500 फीट? 500 फीट? हाँ, और कुछ दिनों के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस क्षेत्र के पानी को स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया। होना ही था। तो इस प्रकार उस कंपनी ने जल का दोहन ही नहीं किया, बल्कि जल को प्रदूषित भी किया। बिल्कुल। और इसके परिणाम स्वरूप पेयजल आपूर्ति करने वाले तकरीबन 260 ट्यूबवेल्स सूख गए। भाई साहब, तब तो वहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई होगी। जी अंकल। भाभी जी, भले ही इस कंपनी का लाइसेंस खत्म हो गया था, लेकिन क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक जल संकट का सामना करना पड़ता रहा है। इसी प्रकार के उदाहरण दूसरे राज्यों में भी सामने आए हैं। वैसे अंकल, कंपनी ने तो पानी का खूब दोहन कर अपना काम चला लिया, लेकिन मुसीबतें तो लोगों को उठानी पड़ी। बिल्कुल सही, यही हुआ। इस उदाहरण से ये बात तो साफ होती है कि पानी का निजीकरण पेयजल संकट का समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये विडंबना ही है बच्चों कि आज बोतल बंद पानी का व्यवसाय भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो सही कह रहे हैं अंकल। वसीम, असल में लोग सोचते हैं पहले तो पानी का दोहन खूब करो, फिर उसकी शतपूर्ति कर दो, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। प्रकृति को हुए नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है। हाँ सोमेश, बिल्कुल सही कहा तुमने। यही सोच प्राकृतिक तालमेल को गड़बड़ा रही है। अच्छा अंकल, मैंने सुना है कि केरल में बहुत सारे कुएं होते हैं, है ना? अच्छा बेटा रोहित, सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं? बेटा, केरल में बहुत सारे कुएं हैं, लेकिन उनमें से लगभग 95% का पानी जीवाणुओं से संदूषित है और पीने योग्य नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब। हमारे देश में स्वच्छ पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है। भाभी जी, केरल जैसे राज्य में लोगों ने अपने अपने स्तर पर जल संरक्षण एवं पेयजल के शुद्धिकरण के प्रयास आरंभ किए। इस दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है वर्षा जल का संग्रहण करना, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ बेटा अमायरा, केरल जैसे राज्य में जहाँ पर्याप्त बारिश होती है, वहाँ पर वर्षा जल का संग्रहण महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ।
असल में कोझिकोड जैसे शहरों में विशाल इमारतों की बढ़ती संख्या से उनमें उपस्थित ट्यूबवेलों के कारण भूजल में गिरावट आने लगी और इसे देखते हुए सरकार ने केरल भूजल अधिनियम 2002 के तहत भवनों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया। बिल्कुल ठीक किया। और इससे बेटे भूजल में सुधार हुआ और पेयजल आपूर्ति भी सुधरी। लेकिन अंकल, केरल में पेयजल की कमी कैसे हो सकती है? वहाँ तो काफी हरियाली है। बेटा, यह सवाल है या कोई स्टेटमेंट है? चलो रोहित, कोझिकोड जिले की एक ग्राम पंचायत है ओलावना जी। वैसे तो ये क्षेत्र 3 नदियों से घिरा है जी। लेकिन नदियों का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल संचयन का महत्व बढ़ जाता है। तटीय प्रदेशों में ये समस्या तो होती है कि खूब सारा पानी होने पर भी खारा होने के कारण वो पीने के काम नहीं आ सकता। सुमेश, जल संरक्षण का एक और उदाहरण मेजोपोलिमा कार्यक्रम का है। केरल के त्रिशूर में ही तकरीबन 4.5 लाख कुएं हैं। 4.5 लाख? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? कुएं तो हमारे देश में अक्सर जगहों पे होते ही हैं। बट अंकल, 4.5 लाख कुएं होना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम बच्चों के लिए तो हैरानी की बात है जी। बहरहाल, तो ये जो कुएं है ना, ये त्रिशूर की घरेलू पानी आपूर्ति में 70% की भागीदारी रखते हैं। वाह। और इनमें से अधिकतर कुओं के साथ एक समस्या यह है कि गर्मियों में सूख जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भूजल स्तर भी दिनों दिन नीचे जा रहा था। वैसे अंकल, भूजल स्तर में कमी की समस्या ना पूरे देश में गहराती जा रही है। हाँ बेटा, बड़े अफसोस की बात है ये जी। तो त्रिशूर में मेजोपोलिमा कार्यक्रम के तहत सन 2008 में बारिश के जल को एकत्र करके उसे साफ करके खुले कुओं में डाला गया। इससे उस क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार हुआ। इससे कुओं में साल भर पानी रहने लगा। गुड। तो अंकल, इसमें केवल सरकार का ही योगदान था या लोगों ने भी अपनी तरह से कुछ पहल की? बेटा, हमारा सवाल तुम्हारे बजाय रोहित के मुंह से अच्छे लगते हैं। चलो बताते हैं। देखो, लोगों ने छतों और दीवारों को साफ किया जी। खुले कुओं में जाने वाले वर्षा जल के पाइपों की मरम्मत और सफाई में भी लोगों ने भागीदारी की। अरे वाह। इस पहल से तटीय क्षेत्रों के कुओं से लिए गए पानी के नमूनों में लवणता का स्तर कम रहा बनिस्बत उन क्षेत्रों के कुओं से लिए गए नमूनों के जहां पर वर्षा जल संचयन की पद्धति नहीं थी। अच्छा, देश के और राज्यों में भी इस तरह की पहल की गई है ना? सुमेश, मध्य प्रदेश के देवास शहर में भी वर्षा जल संचयन अभियान को काफी सफलता मिली है। अच्छा। इस जिले के कई किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब खुदवाए जी। इससे उन्हें खेती में तो फायदा हुआ, लेकिन एक फायदा और हुआ। वो क्या? वो ये कि भूजल स्तर में भी सुधार हुआ। वाकई अंकल, ऐसी पहल तो पूरे देश में होनी चाहिए। बिल्कुल दीदी। शाबाश बेटी, शाबाश। ऐसी ही सोच तुम युवाओं की होनी चाहिए। वैसे अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है और बढ़ चढ़कर लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रकार जल संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ। सो तो है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन इस दिशा में अभी काफी मेहनत करनी होगी। सभी लोगों को जल साक्षरता से जोड़ना होगा, तभी टिकाऊ विकास में शामिल सभी को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। बिल्कुल पापा। बिल्कुल सही कहा सोमेश। टिकाऊ विकास के लक्ष्यों में सभी को स्वच्छ माहौल उपलब्ध कराने के साथ ही साफ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी शामिल है। जी। भाई साहब, यदि ऐसा संभव हुआ तो आधी से अधिक बीमारियां तो अपने आप ही कम हो जाएंगी। बिल्कुल, इसमें क्या शक है। साफ सफाई और शुद्ध पेयजल और पौष्टिक खाना मिले तो बीमारियां तो पास भी नहीं फटकेंगी। खाना? वाह अंकल, आपने खाने की बात क्या कही, मुझे तो भूख लगा है। अरे मुझे भी। तो ठीक है, खाना तैयार है, चलिए। और तैयार है मेरे द्वारा बनाई गई स्वादिष्ट खीर। मजे आएंगे। अरे भाभी जी, हमारे इन दोस्त साहब के द्वारा बनाई गई खीर जरा बाद में रखिएगा। पता नहीं कैसी बेस्वाद बनाई हो। अरे वसीम, अरे खा के तो देखो, सेवई खाना भूल जाओगे। अरे वाह, चलो चलो ठीक है, चलिए चलिए। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 19वीं कड़ी सुन रहे थे। जल संरक्षण जागरूकता। समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बीके त्यागी। आलेख अभय SD राजपूत। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक नेहा टक। और भाग लेने वाले कलाकार थे JP सिंह, MH नियाजी, ऋषि उनियाल, प्रज्ञा झा और गीता वर्मा।
साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जल साक्षरता क्या है? प्रश्न एक बार फिर, जल साक्षरता क्या है? और दूसरा प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाएं क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर, विभिन्न राज्यों में जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाएं क्या हैं? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक चलती रही जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ। अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। कुछ तो कहे जिंदगी, सिर्फ चले ही